स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक स्टडी किया था और हम पाइपलाइन को डिस्कस कर रहे हैं और हमने ये कहा था हम हल्का सा एक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने अपने जो अनपाइपलाइन रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमने कहा है कि हमारी 5 स्टेजेस हैं और हर स्टेज का हमने डिफरेंट नेम दिया था और उस स्टेज में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमने उनको भी डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेज में इंस्ट्रक्शन फेच है, सेकंड इंस्ट्रक्शन डिकोड है, थर्ड एग्जीक्यूशन, फोर्थ मेमोरी एक्सेस और फिर राइट बैक। ठीक है जी, और हमने भी डिस्कस किया था जी जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, उनको स्टोर इंस्ट्रक्शंस 4 साइकिल्स हैं और बाकी जितनी भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो 5 साइकिल्स में कंप्लीट होती हैं रिस्क आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है जी, और फिर हमने इन साइकिल्स की बेस पे हमने फिर अपनी पाइपलाइन को देखा था और हमारा ये स्ट्रक्चर सा बना था और इसमें हमने कहा था जब फिफ्थ है जिसके अंदर ऑल ऑपरेशंस इंक्लूड हुए हुए इसको हमने स्टेडी स्टेट का नाम दिया था। ठीक है, और हमने कुछ पाइपलाइन रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि एक स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज से इंटरफेयर ना, और ये जो पाइपलाइन रजिस्टर्स हैं ये एक स्टेज के रिजल्ट्स को स्टोर करती हैं ताकि नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट साइकिल के अंदर नेक्स्ट स्टेज उन रिजल्ट्स को यूज़ कर सकें। ठीक है जी, तो ये जो फर्स्ट रजिस्टर है इनको हमने इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड का नाम दिया था। ये दोनों स्टेजेस के दरमियान जो रजिस्टर है। इसी तरह हमने एग्जीक्यूशन और मेमोरी जो बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये एग्जीक्यूशन पार्ट है, सॉरी ये एग्जीक्यूशन पार्ट है और ये मेमोरी पार्ट है। तो इनके दरमियान जो रजिस्टर्स हैं इनको हमने एग्जीक्यूशन मेमोरी का नाम दिया था और ये लास्ट जो रजिस्टर्स हैं ये वाले इसके मेमोरी और राइट बैक साइकिल के दरमियान है, इसलिए इनका नाम मेमोरी और राइट बैक है। हमने यहाँ तक हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में और अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर भी आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। हर्डल अगेन हैजर्ड्स हैं और पाइपलाइन के लिए हम इनको पाइपलाइन हैजर्ड्स कहेंगे। ठीक है जी, ये करते क्या जी, पाइपलाइन हैजर्ड्स प्रिवेंट, ये आपकी पाइपलाइन में जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने से रोक। ठीक है, कुछ इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं हैजर्ड्स। आप लोगों ने डिजिटल सिस्टम के कोर्स में हैजर्ड्स स्टडी किए, तो हैजर्ड्स जो हैं आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन से रोक देते हैं। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स के आपके हैजर्ड्स हैं। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर हैजर्ड्स, नंबर 2 डेटा हैजर्ड्स, नंबर 3 कंट्रोल हैजर्ड्स। ठीक है जी, जो कंट्रोल हैजर्ड्स हैं ये आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट बहुत ही इनफ्रीक्वेंट हैं, ये अगर नहीं होते क्योंकि ऑलमोस्ट सब के सब रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास एक मेमोरी है और आप लोगों ने उससे एट अ टाइम रीड भी करना है और राइट भी करना है, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन गया। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में तो इसको ऐसे सॉल्व किया था कि हम कहते हैं कि जो राइट है वो हम फर्स्ट हाफ साइकिल में कर रहे हैं, रीड सेकंड के साथ कोई इशू है? आपकी आवाज जो है वो डिले के साथ आ रही है और क्लियर भी कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल हैजर्ड ओके जी, और किसी को ये इशू है? यस सर, कट के आ रही है। यस सर। चलो जी, मैं एक दफा दोबारा ओके जी, अब कुछ बेहतर हो रही है। मैंने एक दफा रीजॉइन किया जी स्टूडेंट्स, फिर थोड़ी सी बेटर है अभी। चलें जी, अगर दोबारा कोई इशू होता है मुझे बताइएगा तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा कुछ रिकनेक्ट करके देख लूँगा कि अमूमन होता नहीं है यहाँ पे मेरे साइड पे। तो अगर दोबारा कुछ होता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है जी, और ये जो आप कौन है वेटिंग इन द लॉबी,
ओके जी। जो स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स हैं बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनकी वजह से कोई हैजर्ड क्रिएट होता है तो उनको हम स्ट्रक्चरल हैजर्ड का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी है और हमने से एक साथ रीड भी करना है और राइट भी करना है, लेकिन आपने आपके जो हार्डवेयर है उसमें सिर्फ एक सिंगल पोर्ट है, आप एक सिंगल पोर्ट से सिर्फ रीड करेंगे या राइट करेंगे, तो ये एक हैजर्ड है जो स्ट्रक्चर की वजह से आया। तो आपने इसको ऐसे सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपने एक साइकिल में रीड किया और एक साइकिल में राइट किया, याद करें, ठीक है जी। हमने फर्स्ट साइकिल में राइट किया और सेकंड साइकिल में हम यहाँ पे बात करें तो हमने इसको रीड किया था, ठीक है। डेटा हैजर्ड्स हैं, ये बहुत कॉमन है, इनको हम आज स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में। और कंट्रोल हैजर्ड्स हैं, ये भी बहुत कॉमन है। डेटा हैजर्ड्स जो हैं वो बेसिकली डेटा डिपेंडेंस की वजह से आते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है जो किसी और इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो अभी जो जिस इंस्ट्रक्शन पे वो डिपेंडेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। हम इसको देखते हैं, जो बेसिकली एक डिपेंडेंस क्रिएट होगी, लेकिन पाइपलाइन जो है उसमें सब इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड हुई हुई हैं, अंदर इंसर्ट हुई हुई हैं और अपने अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर डिपेंडेंट है। और प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो है, लेट्स सपोज ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये अभी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं हुई, तो ये इस इंस्ट्रक्शन की डिपेंडेंस इसके ऊपर होगी और इसकी वजह से एक हैजर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल हैजर्ड, आपका प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाता है और कंट्रोल हैजर्ड्स में बेसिकली जंप्स और ब्रांचेस हैं, इनमें आपका प्रोग्राम काउंटर चेंज होता है और इसकी वजह से भी आपकी हैजर्ड क्रिएट हो सकती है, ठीक है जी। तो ये दोनों बड़े कॉमन केस हैं डेटा हैजर्ड्स और कंट्रोल। जो हैजर्ड्स हैं वो आपकी पाइपलाइन की अगर एक क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हैजर्ड एक अगर होता है तो आप लाइन को जो है आपको स्टॉल करना पड़ेगा। स्टॉल बेसिकली ये कि आप एग्जीक्यूशन को स्टॉप करें, उस पाइपलाइन को रन करने से पाइपलाइन के ऑपरेशन को स्टॉप कर देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, ठीक है जी। व्हेन पाइपलाइन इज स्टॉल्ड ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड देन द स्टॉल्ड इंस्ट्रक्शन आर आल्सो स्टॉल्ड, ठीक है जी। अगर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और वो पाइपलाइन आपकी स्टॉल होगी तो उसके बाद जितनी इंस्ट्रक्शंस भी पाइपलाइन के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए आएंगी वो भी स्टॉल हो जाएंगी, ठीक है जी। और उससे पहले जो आएंगी सॉरी पाइपलाइन एक इंस्ट्रक्शन स्टॉल होगी है, उससे पहले की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हॉल्ट हो जाएंगी और जो उसके बाद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बेसिकली मैं आपको यहाँ से डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है इसकी वजह से हैजर्ड क्रिएट हुआ है, आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉल हो गई हैं, तो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो बाद में आई हैं ये भी स्टॉल हो जाएंगी, लेकिन जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टॉल इंस्ट्रक्शन से पहले की हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगी, ठीक है जी। सर इसको दोबारा बता दें। ओके जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी अगर हम इसको अभी आगे बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है और ये स्टॉल हो गया है, इसकी वजह से हैजर्ड क्रिएट हुआ है, तो इसके बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन जिन्होंने बाद में पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट होना है, आप लोग याद करें ये जो डायग्राम है वाई एक्सिस पे जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम का ऑर्डर है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो लेट्स सपोज थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की वजह से स्टॉल आया है, तो इसके बाद की जो इससे ये यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है जो इससे पहले बेसिकली पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट हुई थी ये अपना काम पूरा करेंगी, और जो बाद की इंस्ट्रक्शन है जो बाद में आई हैं पाइपलाइन के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपकी आएंगी करंट जो स्टॉल इंस्ट्रक्शन के बाद की जो इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट होंगी वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगी, ठीक है जी। इसको एक और डायग्राम से आगे देखेंगे, बल्कि मैं आपको पहले दिखा ही देता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये स्टॉल होने से क्या मुराद है, हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, पाइपलाइन ऑपरेशन स्टॉप कर देगी, अपना पाइपलाइन स्टॉप हो जाएगी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना। जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं वो कंटिन्यू होंगी एग्जीक्यूट, ऑलरेडी जो इशू हो चुकी हैं वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेंगी, और जो बाद में इशू हुई हैं पाइपलाइन के अंदर वो भी स्टॉल हो जाएंगी स्टॉल इंस्ट्रक्शन के साथ, पाइपलाइन अपना ऑपरेशन स्टॉप कर देगी। किस किस्म का एरर है, लाइक व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ एरर हैपेंस दैट कॉजेस दिस, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, अगर एक डिपेंडेंस है उसकी वजह से ये स्टॉल हो रहा है,
और एक कंट्रोल हैजर्ड्स की वजह से भी स्टॉल हो रहा है। अभी थोड़ी देर में जस्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नो न्यू इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड ड्यूरिंग द स्टॉल। जब आपका आपकी पाइपलाइन स्टॉल स्टेज में चली गई है तो आपकी न्यू इंस्ट्रक्शन कोई भी इशू नहीं हो रही, बल्कि आपने प्रोग्राम काउंटर को एक तरह से डिसेबल कर देते हैं आप, ठीक है, ताकि नई इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी इशू ना हो, ठीक है। जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं जिनमें स्टॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं है वो आपकी कंप्लीट करें अपने प्रॉब्लम, और बाकी जो है वो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है उनका आप रिजॉल्व करेंगे कि इनको इस हैजर्ड को हमने सॉल्व कैसे करना है। आज हम इसको देखेंगे, ठीक है जी। अगेन अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अ स्टॉल कॉजेज द पाइपलाइन परफॉर्मेंस टू डिग्रेड फ्रॉम आइडियल परफॉर्मेंस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपकी 5 स्टेजेस हैं और आपने आपकी इंस्ट्रक्शन जो 5 साइकिल्स ले रही हैं, तो आइडियली जो स्पीड अप है वो 5 इंस्ट्रक्शंस जो आपकी एक 5 साइकिल्स में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी वो 1 साइकिल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई थी, ठीक है जी। तो पाइपलाइन की वजह से स्पीड अप है, एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम अनपाइपलाइन और एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम पाइपलाइन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन टाइम है यहाँ हमने चैप्टर 1 में देखा था CPI अनपाइपलाइन इनटू क्लॉक साइकिल अनपाइपलाइन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि आपकी, बल्कि नहीं सॉरी, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आपकी पाइपलाइन जो होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं या अनबैलेंस्ड होती है। बैलेंस का मतलब ये था कि ये जो आपकी हर पाइपलाइन स्टेज है ये इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है। इसमें जो साइकिल है वो हर एक क्लॉक साइकिल है, हर एक के लिए हर क्लॉक साइकिल की इक्वल विड्थ है, और इसमें से वो स्टेज जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है वो गवर्न कर रही होती है कि आपके क्लॉक साइकिल का पीरियड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली हर स्टेज एक सिंगल क्लॉक साइकिल कंज्यूम कर रही है और हर क्लॉक साइकिल की विड्थ या टाइम पीरियड जो है वो सेम है, ठीक है। तो आइडियली अगर आपकी पाइपलाइन बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड पाइपलाइन अमूमन आइडियल सिनेरियो है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी पाइपलाइन बैलेंस्ड है तो आपकी जो आप क्लॉक साइकिल्स टाइम है इनको क्लॉक साइकिल्स जो है अनपाइपलाइन और पाइपलाइन इनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं और आपका जो स्पीड अप है वो सिंपल उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये बन जाता है CPI अनपाइपलाइन ओवर CPI पाइपलाइन, ठीक है जी। तो पाइपलाइनिंग कैन बी थॉट ऑफ एज डिक्रीजिंग द CPI और क्लॉक साइकिल टाइम। जो पाइपलाइनिंग है ना वो उसकी वजह से आपके जो CPI है साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इस पैरामीटर को डिफाइन किया था ये डिग्रेड हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगेन ये जो CPI है अगर आपकी 2 डिफरेंट पाइपलाइंस हैं तो अगर आपने उनको कंपेयर करना है तो ये जो पैरामीटर है CPI ये यूज होता है 2 डिफरेंट पाइपलाइंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है जी। जिसका ये इंप्रूव होगा ज़्यादा अच्छा होगा CPI, वो पाइपलाइन अच्छी समझी जाएगी। ओके जी। अगेन ये जो डिनोमिनेटर में पैरामीटर है CPI पाइपलाइन, इसको हम थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ये जो इसको हम स्प्लिट करें 2 पार्ट्स में। अगर आपका स्टॉल नहीं है, स्टॉल क्रिएट नहीं हो रहा, हैजर्ड अकर नहीं हो रहा, तो ये सिंपल CPI, ठीक है। आइडियली आपके हैजर्ड्स नहीं होते, प्रैक्टिकली आपके हैजर्ड्स अकर होते हैं। तो जो CPI स्टॉल क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, आपके जो स्टॉल की वजह से साइकिल्स ज़ाया हो रहे हैं स्टॉलिंग की वजह से, आप उसकी टर्म जो है वो CPI पाइपलाइन के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। और अगेन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपकी पाइपलाइन की स्टेजेस 5 हैं और एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में भी 5 साइकिल कंज्यूम कर रही है आइडियली। तो जो आइडियल है 1 है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है जी। तो अगर आप इस वैल्यू को, यस ये मुझे आपकी समझ नहीं आई है, क्वेश्चन था या फिर जस्ट माइक अनम्यूट हो गया था? ओके जी, अगर क्वेश्चन था तो आप मुझे दोबारा इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो है हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया प्रीवियस एक्सप्रेशन में, और अब जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में बेसिकली अगर आप एक चीज़ याद रखें, हमने जो मे भी हमने इस पैरामीटर को डिफाइन किया और डेप्थ ऑफ पाइपलाइन, ये नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस हैं, ठीक है जी। पाइपलाइन डेप्थ जो है इज नोन एज पाइपलाइन डेप्थ। तो ये जो हमारी पाइपलाइन है 1 2 3 4 5, इस पाइपलाइन के केस में हमारी जो
स्टेजेस हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो कहाँ पे गया जी, यस, तो जो हमारी पाइपलाइन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी 5 स्टेजेस हैं, तो ये जो CPI अन पाइपलाइन है विल बी इक्वल टू पाइपलाइन डेप्थ, ठीक है जी। अगर ये पाइपलाइन डेप्थ जो है वो 5 से ज़्यादा होगी तो ये एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी चेंज नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स ये पाइपलाइन डेप्थ नहीं कहलाएगी, CPI एंड पाइपलाइन कहलाएगी। पाइपलाइन डेप्थ अगर आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो पाइपलाइन वो आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड के इक्वल हैं, तो आपकी ये CPI एंड पाइपलाइन इज इक्वल टू पाइपलाइन डेप्थ। ये आपकी जस्ट छोटे से फार्मूलाज हैं जो आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होंगे पाइपलाइन की, ठीक है जी। और हम इसको देखेंगे भी आगे जाके कि अगर स्टॉल क्रिएट हो रहा है तो स्टॉलिंग की वजह से आपका जो स्पीड अप है वो क्या बन रहा है और आपका जो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस हैं ये कैसे डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है जी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स है, मैंने आपको कहा ये बहुत अनकॉमन है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि अगर स्ट्रक्चर की वजह से यानी अगर हार्डवेयर की वजह से कोई हैजर्ड क्रिएट हो रहा है तो वो आपका स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, लेकिन जो कॉमन हैजर्ड्स हैं डेटा हैजर्ड्स हैं और कंट्रोल हैजर्ड्स हैं, और अब हम सबसे पहले जो है वो डेटा हैजर्ड्स को स्टडी करते हैं। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब ये जो डेटा हैजर्ड्स हैं बेसिकली ये डेटा डिपेंडेंस की वजह से अकर होते हैं, ठीक है जी। डेटा हैजर्ड्स अकर व्हेन द पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड और राइट। ये रीड और राइट का ऑर्डर चेंज हो, ये कैसे हो रहा है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेंगे। इसकी वजह से ना आपका डेटा हैजर्ड क्रिएट होता है। 3 काइंड्स हैं जी डेटा हैजर्ड्स की, रॉ, वॉर और WAW, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, ठीक है जी। प्रैक्टिकली जो फर्स्ट हैजर्ड है डेटा हैजर्ड रॉ, रीड आफ्टर राइट, ये मोस्ट कॉमन है। प्रैक्टिकली ये हैजर्ड्स आपको देखने में मिलेंगे और इनको हैंडल करना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि आप इन हैजर्ड्स को हैंडल करें। ये जो नीचे वाले 2 हैजर्ड्स हैं ये ऑलमोस्ट बहुत अनकॉमन केस है। अगेन हमने जो अहमदाज लॉ था वो कहता था कि भाई फोकस ऑन द कॉमन केस, नहीं सॉरी अहमदाज लॉ नहीं था, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे थे। अहमदाज लॉ की बेस पे हमने कहा था कि भाई आप उस चीज़ पे फोकस करें जो बहुत कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक मॉड्यूल जो है वो यूज़ ही नहीं हो रहा और आप उस बहुत कम रेयरली यूज़ होता है और आप उसकी परफॉर्मेंस में आप लग जाते हैं कि भाई इसको इम्प्रूव करें, तो ओवरऑल जो स्पीड अप है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ये हमने इसकी एग्जांपल्स भी की थी जब हमने एक पावर सप्लाई को रिडंडेंट बनाया था और हमने उसका इफेक्ट देखा था, ठीक है जी। तो ये कॉमन है रीड आफ्टर राइट, और इसको हैंडल करना भी डिफिकल्ट है। ये अगर अकर हो तो इनको हैंडल करना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं ये हैजर्ड्स हैं क्या, और फिर हम इस जो फर्स्ट हैजर्ड है रीड आफ्टर राइट इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि भी हम इस तरह के हैजर्ड हैं। तो देखते हैं जी ये तीनों हैजर्ड्स हैं क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका मैं नाम दे रहा हूँ आई एंड जे, इंस्ट्रक्शन आई एंड इंस्ट्रक्शन जे, और इनका सीक्वेंशियल ऑर्डर ये है, पहले इंस्ट्रक्शन आई है देन इंस्ट्रक्शन जे, ठीक है जी। और ये कुछ ऐसा काम हो रहा है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक ही रजिस्टर को यूज करना चाहती हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल राइट करना चाहती है इंस्ट्रक्शन जे, रीड करना चाहती है, ठीक है। और रजिस्टर एक ही है एक्स, कोई सा एक रजिस्टर को यूज करना चाहती है, ठीक है जी। और अगेन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर इनका ये है, पहले इंस्ट्रक्शन आई है देन जे, लेकिन पाइपलाइन में वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आई है, बाद की इंस्ट्रक्शन जो है जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है जे है, ये बाद में आई है, ठीक है जी। ये आप यहाँ पे गौर कर लें, ये प्रोग्राम का ऑर्डर है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन अंदर जाती जा रही है एंड सो ऑन, पहले आई इंसर्ट हुई थी। आपकी आवाज में बहुत लेटेंसी आ रही है, रिपीट हो रही है, तो डिलेस आ रहा है, बहुत डिलेज आ रहा है। अब ये जो नेटवर्किंग डिले है अब इसको मैं
कर तो नहीं सकता, मे बी कुछ आज इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, यानी अपना अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता हूँ ताकि जो है मैं दोबारा कनेक्ट करके देख लेता हूँ। जी ये आपकी इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर, और हम अब जो है इस रॉ हैजर्ड को सबसे पहले देखते हैं। दोबारा रिपीट करता चल रहा हूँ, दो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका सीक्वेंशियल ऑर्डर ये है और इन दोनों ने सेम रजिस्टर को एक्सेस करना है। तो फॉर एग्जांपल रॉ हैजर्ड में कुछ ये हो रहा है, रॉ हैजर्ड है इज रीड आफ्टर राइट, ठीक है जी। इट मींस अगर आपकी एक इंस्ट्रक्शन आई है और उसने राइट करना है और इंस्ट्रक्शन जे जो है वो रीड करना चाहती है, तो अगेन अगर रीड करना है एक्स रजिस्टर को तो एक्स रजिस्टर मस्ट बी रिटन बाय इंस्ट्रक्शन आई। लेकिन चूंकि आपकी जो लाइन में है तो बल्कि हाँ आज ही देखेंगे, तो ये जो आई इंस्ट्रक्शन है इसने पहले राइट करना है और अपना राइट ऑपरेशन इसने अपने रजिस्टर को जो आपका राइट बैक साइकिल है, फिफ्थ साइकिल में इसने राइट करना है, जबकि ये जो जे इंस्ट्रक्शन है ये अपने सेकंड साइकिल में रीड करना चाहेगी, ठीक है। तो अगर ये एक्स रजिस्टर जिसको राइट करना है वो आई इंस्ट्रक्शन है, उसको जे इंस्ट्रक्शन एक गलत रजिस्टर को या गलत वैल्यू को रीड कर लेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई का जो रिजल्ट है वो 5 है और उसने एक्स रजिस्टर में स्टोर करना है, इट मींस कि एक्स रजिस्टर में 5 होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसने फिफ्थ साइकिल में उसको राइट करना है और इसने रीड सेकंड साइकिल में करना है, तो सेकंड साइकिल तक तो आपकी राइट कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, तो ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आफ्टर रीड होना चाहिए ताकि रीड कंप्लीट हो करें, वरना आप एक्स रजिस्टर को ओवरराइट कर देंगे। अगर आपने दो रजिस्टर्स को दोनों इंस्ट्रक्शंस राइट कर रही हैं तो एक वैल्यू पहले राइट होनी चाहिए, जब वो राइट कंप्लीट कर ले तो देन सेकंड इंस्ट्रक्शन जो अपना राइट ऑपरेशन कंप्लीट करे, ठीक है जी। तो अब हम रॉ यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे ओके। अब हम इस रॉ हैजर्ड को देख ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक, ठीक है, ये आपकी रिस्क का जो रिस्क 5 का आर्किटेक्चर है उसकी असेंबली लैंग्वेज का कोड है। ये आप एडिशन परफॉर्म करें x1 x2 x3 सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल और लॉजिकल XOR, और अगर आप इसमें देखें तो आपकी डेटा डिपेंडेंस है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो रिजल्ट है x2 और x3 स्टोर हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग ऑल 4 x1 डिपेंडेंस है, यहाँ x1 पे डिपेंडेंस है, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर ऐड यूज द रिजल्ट ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे रॉ ये अकर होगा, कैसे होगा जी? अब आप गौर करें, ये आपका कोड है और ये आपकी पाइपलाइन है, ठीक है जी। इसमें ये प्रोग्राम का ऑर्डर है, एक मिनट जी। और समझ नहीं आ, बहुत ज्यादा डिले आ रहा है उसके अंदर और समझ नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि एक दफा दोबारा कनेक्ट करके देख लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, कुछ बेहतर हुए? आवाज आ रही है आपको मेरी? डिले कम हुआ है कुछ? मैंने दोबारा एक दफा ऐसे कनेक्ट करके देखा है, सब बेहतर लग रहे थे। चलिए अल्लाह करे जी बेहतर ही है। ओके जी, हमारे पास ये पाइपलाइन है और ये हमारा कोड है जो हमने इस पे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इस कोड की वजह से जो डिपेंडेंस है और उसकी वजह से डिपेंडेंस की वजह से जो रॉ हैजर्ड अकर हो रहा है वो कैसे अकर हो रहा है, और फिर हम बाद में उसको हैंडल भी करेंगे, ठीक है जी। हमारे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, सबसे पहले ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है, एंड और XOR, ठीक है। एक बात आप याद रखें, आपकी बुक के अंदर छोटा सा एक कन्वेंशन एक यूज हुई है
जो असेंबली का वो कोड शो कर रहा है उसमें आपके रजिस्टर्स के जो नेम्स हैं x1 x2 x3 जो हमने देखे थे उनको यूज कर रहा है, लेकिन जब ये पाइपलाइन की डायग्राम है तो x1 इज R1, x2 इज R2, x3 इज R3। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइपलाइन की जो डायग्राम्स हैं उनमें आपका जो बुक ऑथर है वो R यूज कर रहा है और R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर। ठीक है जी, तो अब अगर आप गौर करें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दिस वन, इसमें क्या हो रहा है R2 और R3 इन दोनों ने सम अप होना है और R1 में स्टोर होना है। R1 में स्टोर कब होगा? इस फिफ्थ साइकिल में, जब आपका राइट बैक साइकिल में आपका R1 और R2 का रिजल्ट स्टोर होगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन की, ये जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है इसने R4 को सॉरी R1 को रीड करना है, बिकॉज इसने R1 और R5 में सब्ट्रैक्शन करनी है और R4 में स्टोर करना है। तो R1 जो है उससे पहले इस साइकिल में, थर्ड साइकिल में, ये जो CC3 है इसमें उसने इन रजिस्टर्स को रीड करना है। प्रॉब्लम ये है इट मस्ट रीड R1 और R1 जो है वो अभी उसमें सही वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई, तो ये वैल्यू अभी अवेलेबल ही नहीं है। फिफ्थ साइकिल में इसकी वैल्यू अवेलेबल होगी, लेकिन आपको इस थर्ड साइकिल में इसकी वैल्यू चाहिए जो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का सेकंड साइकिल है। इसी तरह आप थर्ड इंस्ट्रक्शन को देखें, इसमें भी R1 पे डिपेंडेंस है। इस R1 को इसने इस इंस्ट्रक्शन ने सेकंड साइकिल में रीड करना है, लेकिन ये इस इंस्ट्रक्शन की फिफ्थ साइकिल में वैल्यू अवेलेबल है, उससे पहले ये अवेलेबल ही नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पहले राइट होगी देन रीड होगी, तो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वैल्यू राइट हो चुकी है और इसको ये बाद में चाहिए। तो जो रॉ हैजर्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ इन दो स्टेजेस पे अकर हो रहे हैं, इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया आपको ये रॉ हैजर्ड है क्या? आपकी डेटा डिपेंडेंस है और ठीक है जी, डेटा डिपेंडेंस है और आपको वो वैल्यू चाहिए जो बेसिकली पाइप में भी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इस एडिशन ने 5 साइकिल्स लेने हैं। फिफ्थ साइकिल में उसने वैल्यू और रिजल्ट जो ALU का रिजल्ट है वो फिफ्थ साइकिल में उसने राइट करना है। ठीक है जी, और क्योंकि अभी इसका रिजल्ट राइट नहीं हुआ, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इससे पहले की कोई वैल्यू जो होगी वो रीड कर लेंगे R1 और यहाँ पे R1, और आपका रॉ हैजर्ड क्रिएट हो जाएगा। कोई और गलत वैल्यू रीड करेंगे इस अपने सेकंड साइकिल्स में और आपके जो रिजल्ट्स हैं या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है जो रिजल्ट्स हैं वो गलत होंगे। तो हमें इन हैजर्ड्स को हैंडल करना है ताकि हम जो है ये हमें प्रॉब्लम ना हो, हम सही वैल्यू जो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन की वही रीड करें। तो आप में से कोई मुझे बताएंगे रफ सा आइडिया कि हम इस हैजर्ड को ठीक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जी, आप में से कोई रैंडमली बताएं। अगेन गलत होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है। सही आंसर करें या गलत आंसर करें फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं करें। ठीक है, तो ये हैजर्ड है, प्रॉब्लम मैंने आपके सामने पेश किया है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जी वेट कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। सर ये जो लेटेंसी आ रही है इसको कम कर दें, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साइमल्टेनियसली अगर हो जाएं तो जिस तरह में लास्ट सेक्शन में ओके या जिस तरह पूरा कर लें, अपना कमेंट कंप्लीट कर लें। सेकंड लास्ट वाली हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है ना, सेकंड लास्ट इंस्ट्रक्शन इस तरह साइमल्टेनियसली हो रही है, इस तरह अगर हम ये सॉरी और इंस्ट्रक्शन में और एक्सओआर यस सर, मतलब और जिस तरह साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, ये साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा। अगेन हर इंस्ट्रक्शन में एक सिंगल साइकिल का डिले है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट? 1 साइकिल का डिले, सेकंड, और इनमें से कोई भी स्टेज जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही। ठीक है, तो यस यहाँ पे हमारी डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही है क्योंकि यहाँ पे जब हम रीड कर रहे हैं तो पहले राइट कर रहे हैं, और इस सेक्शन में हमें रिजल्ट अवेलेबल है क्योंकि उसे प्रीवियस साइकिल के अंदर R1 राइट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पे। ठीक है, तो
सब इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पैरेलल में चल रही हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन एक ही रिसोर्स दो इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रही, यानी ALU जो है वो सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है, बाकी किसी इंस्ट्रक्शन उसे ALU को यूज नहीं करी। यहाँ पे अगर आपके रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं तो आपने अपने क्लॉक को डिवाइड किया था, मेमोरी यूज हो रही है तो आपने मेमोरी को भी स्प्लिट किया, डेटा मेमोरी में और इंस्ट्रक्शन मेमोरी में। जी कोई और मुझे कोई आंसर करें? गुड, आपने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। आप बाकी बहुत ज्यादा बेहतर है जो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है, आंसर आपका इतना अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगेन आपने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। यस जी खतीजा। सर मुझे नहीं लगता कि आपने माइक को अनम्यूट किया था। मैं सर मुझे नहीं लगा कि हम इंस्ट्रक्शन को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, हमें इन्हें डिले ही करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन कभी भी इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती इन पैरेलल सीक्वेंस। तो फिर हम इन्हें क्या करें, इनके साथ क्या करें? यस ऐसे नहीं हो सकती, हैजर्ड आ गया है, बिल्कुल हमने इसे ठीक करना है, तो हम कैसे करें? पहले एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, पहले इस इंस्ट्रक्शन में हैजर्ड आया, स्टॉलिंग की वजह से ये रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो इशू नहीं होंगी, आपका प्रोग्राम काउंटर डिसेबल हो गया। ठीक है, ये तो डायग्राम में बनी हुई है ना, आपको रिप्रेजेंट कर रही है स्टॉलिंग। अगर ये हैजर्ड आपकी पाइपलाइन को स्टॉल कर रहा है तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी स्टॉल होगी है, प्रीवियस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, हैजर्ड रिमूव होगा, फिर हम रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस को इशू करेंगे। ये स्टॉलिंग है, हम चाहते हैं स्टॉल ना हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इस सिनेरियो में हम इनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये सही कह रही हैं। अब अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम करें क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। सर बेसिकली फिर हमें जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसको इतना पुश करना पड़ेगा कि हम 2 स्टेप्स आगे उससे पुश कर देंगे तो हम उस रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। टुवर्ड्स राइट जी सर, टुवर्ड्स राइट अगर हम उसे पुश कर दें सेकंड इंस्ट्रक्शन को 2 स्टेप्स, ओके, तो फिर हम yes. उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, इनका कहना है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। इनका कहना है कि आप इंस्ट्रक्शन को ना पुश कर दें 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, तो ये रजिस्टर जो जिसमें रीडिंग करनी है वो राइट के पैरेलल में आ जाएगा और हैजर्ड रिमूव हो जाएगा। यस, इसको हम कहते हैं जी इस जो आप कह रही है ना, इसकी वजह से हमारे 2 क्लॉक साइकिल्स जाया होंगे। आप एक सोल्यूशन ठीक है, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके 2 क्लॉक साइकिल्स जाया होंगे। आपने ऑलरेडी एक साइकिल, ये जो इंस्ट्रक्शन है 1 साइकिल डिले से आई है, आप कहती हैं 1 साइकिल डिले नहीं करना, हमें 3 साइकिल्स डिले करना है, 1 2 3, तो आपके 2 साइकिल्स जो हैं वो जाया जाएंगे। सोल्यूशन ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि मिनिमाइज करें अपने डेटा हैजर्ड स्टॉल्स को। ये जो आप कह रही है ना, जो पुश कह रही है, ये बेसिकली स्टॉल्स हैं। अगर आप इसको पुश कर दें या आप ये करें कि भाई ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करें और फिर हमारे पास जो है हम इसके रिजल्ट को यूज करें, तो यस, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को 2 साइकिल्स डिले कर देंगी, पुश कर देंगी, डिले करने का ज्यादा वर्ड बेहतर है, आप इंस्ट्रक्शन को 2 साइकिल्स डिले कर देंगे तो यस, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसकी वजह से आपने बेसिकली अपनी पाइपलाइन को स्टॉल किया, आपके 2 क्लॉक साइकिल्स जाया गए, और हमारा अब मकसद जो है नेक्स्ट सोल्यूशन, प्रॉब्लम ये है हम चाहते हैं हम अपने इंस्टॉल्स को मिनिमाइज करें यूजिंग फॉरवर्डिंग। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज करें, फॉरवर्डिंग, और हम ये चाहेंगे कि हमने जो स्टॉल्स हैं जिसकी वजह से 2 साइकिल्स हमारे डेसिपेट हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं, जाया गए हैं, कंज्यूम होके जाया हो गए हैं, हम वो मिनिमाइज करें। उसके लिए एक टेक्निक है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या जी कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग भी कहते हैं। और ये कैसे काम करती है, ये काम कुछ ऐसे करेगी जी, ALU के जो रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे जो ALU के रिजल्ट्स हैं, ALU के जो रिजल्ट्स हैं फ्रॉम एग्जीक्यूशन मेमोरी साइकिल, आप लोगों को याद होगा ये जो ALU के रिजल्ट्स हैं ये इस मेमोरी एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है जी, मैंने पाइपलाइन रजिस्टर्स के अंदर हमने रिजल्ट्स को स्टोर किया था। इसके अलावा मेमोरी राइट बैक साइकिल के अंदर जो रजिस्टर है उसके अंदर भी ये वैल्यू स्टोर है। ठीक है जी,
ये रिजल्ट्स यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो ये आप ये एक लिंक देख सकते हैं, ये रिजल्ट्स यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। हम ये करने ये जा रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं एग्जीक्यूशन मेमोरी रजिस्टर्स में और मेमोरी राइट बैक रजिस्टर्स में, पाइपलाइन रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, इन रजिस्टर्स में जो रिजल्ट स्टोर हैं हम इनको फीडबैक कर सकते हैं टूवर्ड्स ALU इनपुट्स, और ये ALU जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ALU है। अभी मैं आगे नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये ज्यादा डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, इफ फॉरवर्डिंग हार्डवेयर डिटेक्ट्स द कंट्रोल लॉजिक, ये कंट्रोल लॉजिक की हम आगे जाके बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये देख लें फॉरवर्डिंग के जरिए हम कंट्रोल लॉजिक को भी हैंडल करेंगे, सॉरी कंट्रोल हैजर्ड्स को भी हैंडल करेंगे हम फॉरवर्डिंग की वजह से, ठीक है जी। तो फॉरवर्डिंग हार्डवेयर डिटेक्ट्स द कंट्रोल लॉजिक, selects the forwarded results as ALU input rather than the value read from the register file. Using forwarding, this code can be executed without stall. ठीक है जी, अगर हम forwarding को use करें, अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको भी यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ तो जो फॉरवर्डिंग की वजह से इसी कोड को, जो ये कोड है, और अभी आप में से खतीजा ने कहा था सर हम इस सिनेरियो में हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस सिनेरियो में हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें इसे पुश करना पड़ेगा, हमें अपनी पाइपलाइन को स्टॉल करना पड़ेगा, 2 साइकिल्स ज़ाया जाएंगे। इमेजिन करें एक क्लॉक साइकिल की विड्थ कितनी है, नैनो सेकंड्स में, और नैनो सेकंड्स के 2 साइकिल्स ज़ाया जाने की वजह पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप हो चुकी है सिर्फ 2 क्लॉक साइकिल ज़ाया होने से बचने के लिए, ठीक है। सिर्फ 2 क्लॉक साइकिल ज़ाया करने से बचाने के लिए ये पूरी थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये डेवलप हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ 2 क्लॉक साइकिल्स और 1 क्लॉक साइकिल नैनो सेकंड्स के अंदर है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग की जो टेक्निक है इसके जरिए हम इसी कोड को जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एग्जीक्यूट विदाउट स्टॉल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें हम ये ALU के जो रिजल्ट्स हैं और ये कंट्रोल लॉजिक है ना, ये अभी आप होगा कुछ, ये आप इस डायग्राम में देखें। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये इसने करना ये R2 और R3 को सम अप करना है और R1 में स्टोर करना है। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को जो प्रीवियसली हम कह रहे हैं कि स्टॉल इंट्रोड्यूस कर देंगी, हमने इन्हें स्टॉलिंग को अवॉइड करना है यूजिंग फॉरवर्डिंग। तो ये जो 2 लाइंस है ना, जिनको मैंने कहा था आप आगे जाके समझ आ जाएगी, ये कंट्रोल लॉजिक जो है ये आपकी इनपुट्स को सिलेक्ट कर रहा है, हो कुछ ये रहा है। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसने एडिशन कर, लेकिन वो इस रजिस्टर में स्टोर नहीं हुई, वो 5th साइकिल में स्टोर होनी है। लेकिन ये जो रिजल्ट है R1 का, जो रिजल्ट है वो 3rd साइकिल में अवेलेबल है, और वो पाइपलाइन रजिस्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी पाइपलाइन रजिस्टर में वो रिजल्ट अवेलेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रजिस्टर से जो कंट्रोल लॉजिक है, ये जहाँ पे कंट्रोल लॉजिक की बात हुई है, ये कंट्रोल लॉजिक इस रजिस्टर से इस रिजल्ट को जो अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया, राइट नहीं हुआ, इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्शन की ALU की इनपुट्स पे दे देगी। ये कंट्रोल लॉजिक करेगा इस पाइपलाइन का, ठीक है जी। तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। R1 की डिपेंडेंस थी, R1 का रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया, R5 आपको पीछे से मिल गया, और आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की और इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, पुश करने की नहीं जरूरत। इसी तरह एंड की बात करें, जो लॉजिकल एंड है उसे भी R1 चाहिए। अब ये जो R1 है इसको 5th साइकिल में चाहिए, जबकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये 4th साइकिल में मेमोरी राइट बैक साइकिल का जो पाइपलाइन रजिस्टर है उसमें अवेलेबल है। इस 3rd इंस्ट्रक्शन के लिए इस रजिस्टर से, इस 4th रजिस्टर से ये रिजल्ट जो यहाँ पे इस ALU का यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस 3rd इंस्ट्रक्शन की ALU की इनपुट पे, और यहाँ पे R1 इसको यहाँ पे अवेलेबल है, R7 उसने यहाँ से रीड कर लिया क्योंकि R1 की कोई डिपेंडेंस नहीं है, इससे कोई मसला नहीं है, ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और आगे चला जाएगा। लास्ट 2 इंस्ट्रक्शंस को पहले डिस्कस किया, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा था, और इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 5th साइकिल में वो राइट होगा 5th साइकिल में, और उसके फर्स्ट हाफ में राइट होगा, सेकंड हाफ में वो रीड होगा, तो इसमें तो है, इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब उसने रीड करना है तो रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल। तो यूजिंग फॉरवर्डिंग, जो स्टॉल्स की और पुश करने की बात है, जो हम 2 साइकिल्स को जाया कर रहे हैं, यूजिंग फॉरवर्डिंग हम उन 2 साइकिल्स को सेव कर सकते हैं, हमारे वो 2 साइकिल जाया होने से बच गए हैं। यही कोड जो
स्टॉल्स या हैजर्ड जिनकी वजह से आया था और हमने 2 साइकिल्स को ज़ाया किया था, वही कोड विदाउट स्टॉलिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी क्लॉक साइकिल हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये पिछली इस स्लाइड में यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन हो रहा है इसमें जो R1 हम ले रहे हैं वो हम सब्ट्रैक्शन वाले से ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन से? नो 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 नो, ये आप गौर करिए, आपको लाइन बनी हुई है, ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन में R1 है, ये मेमोरी राइट बैक पाइपलाइन रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? हम सब्ट्रैक्शन से नहीं ले रहे, हम पहली ही इंस्ट्रक्शन से जो हम एग्जीक्यूट करें वहां से हम गेट करें, हासिल करें। सर, ठीक है जी, यस, गुड। किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अगेन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आ जाए। अगर ये आपको समझ ही नहीं आएगा तो हम इनको हैंडल कैसे करेंगे, हम इनको ट्रीट कैसे करेंगे। हमने अभी फर्स्ट टेक्निक देखी है यूजिंग फॉरवर्डिंग। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगेन किसी भी वक्त आप मुझे दरमियान में भी इंटरप्ट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये सर ये जब हम रजिस्टर के अंदर पाइपलाइन रजिस्टर में हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं R1 की, तो सर लेकिन ये वैल्यू तो हम लोगों को 4th क्लॉक साइकिल में चाहिए और हम लोग स्टोर 5th क्लॉक साइकिल में कर रहे हैं, तो सर हम लोग किस तरह इसको बैकवर्ड लेके जा सकते हैं? हम बैकवर्ड नहीं लेके जा रहे, हमारे रजिस्टर्स जो हैं, इस रजिस्टर्स के जो रिजल्ट है ALU का, ये हमारे इन रजिस्टर्स के अंदर स्टोर नहीं है, अभी नहीं हुआ, ये 5th साइकिल में होगा। लेकिन ये रिजल्ट हम पाइपलाइन रजिस्टर्स, ये पाइपलाइन रजिस्टर्स और ये रजिस्टर फाइल दोनों डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। ये रजिस्टर फाइल और पाइपलाइन रजिस्टर्स दोनों डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पाइपलाइन रजिस्टर्स जो हैं वो हर क्लॉक साइकिल पे आपके रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो 5th साइकिल में राइट होना है रजिस्टर फाइल में, लेकिन वो इन पाइपलाइन रजिस्टर्स में अवेलेबल है। इन पाइपलाइन रजिस्टर से हमने इनको ALU के इनपुट्स पे प्रोवाइड किया। ओके सर, आ गया? यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? जी सर आ गई समझ। ओके गुड गुड, ठीक है जी। अब हम यहाँ कोड देखते हैं, 3 लाइन का कोड है, एडिशन हो रही है x1 और x2 x3 के सम x2 चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। लोड जो x1 में वैल्यू है उसमें 0 का ऑफसेट देना है, और इस एड्रेस पे मेमोरी में जो वैल्यू है उसे x4 में जो x4 में जो वैल्यू है वो इस वैल्यू पे लोड कर देनी है। और ये जो स्टोर है मैं उल्टा कह गया हूं, ये जो वैल्यू है और स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, ये होता है, इसमें आप 12 का ऑफसेट दे रहे हैं, जो भी एड्रेस बनेगा x4 के कंटेंट्स को आप वापस मेमोरी में स्टोर करें। ठीक है जी। अब यहाँ पे हैजर्ड है, प्रॉब्लम ये है x1 पे डिपेंडेंस है और x1 हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और अगेन यहाँ पे तो सारी अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थी, यहाँ पे लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, और यहाँ पे काफी कुछ उल्टा होने वाला है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो लोड की है उसमें तो आपको इस ऐड का रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा पाइपलाइन रजिस्टर से, आपने इनपुट पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये आप लोड कर रहे हैं, जो आपका मेमोरी में कंटेंट्स हैं आप x4 में उसको लोड करना चाह रहे हैं। अब ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन, इसने एड्रेस कैलकुलेट करना है x1 एडिट करना है। यहाँ पे जो ALUs हैं ये एड्रेस कैलकुलेट, ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ पे भी आपको इस 4th पाइपलाइन रजिस्टर से आपको x1 यहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है x1 में जो वैल्यू है वो तो आपको मिल गई इस ALU को,
अब इस ALU ने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है, ऑफ 12 का ऑफसेट देना है और X4 में आपने वैल्यू को स्टोर करना है। अब ये जो X4 है, X4 ये आप में से मुझे किसी ने मैसेज कर दिया है। ओके जी, आप में से नहीं किया जी, की और मैसेज है मुझे। 1 मिनट जी, 1 मिनट। ओके, ये जो X4 है, ये जो X4 है, ये जो X4 है, ठीक है, ये X4 हमें जो हम स्टोर कर रहे हैं, अगेन पहले आपकी वैल्यू लोड होनी चाहिए X4 में और फिर आपकी स्टोर होनी चाहिए। तो आप X4 को यहां से रीड करेंगे, ठीक है। आप उससे पहले नहीं रीड कर सकते क्योंकि आपकी X4 की वैल्यू जो है वो अपनी लोडिंग कंप्लीट करेगी। आप लोड कर रहे हैं ना मेमोरी से आप वैल्यू को लोड कर रहे हैं X4 में। X4 यहाँ पे जाके राइट होगा, ठीक है। आप इस लोड इंस्ट्रक्शन में R4 की जो वैल्यू है, X4 की जो वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, जबकि आपको स्टोर भी उसी लोकेशन पे X4 रजिस्टर में करना है, जो आगे यहाँ इस स्क्रीन पे नहीं है बल्कि स्क्रीन से आगे इस थर्ड इंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप X4 को यहाँ से रीड करेंगे इस रिजल्ट से, क्योंकि आपने उस यहाँ पे जो X4 की वैल्यू है उसको स्टोर करना है इस थर्ड इंस्ट्रक्शन में। तो आप यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक वो रजिस्टर जो है वो राइट नहीं हुआ हुआ। तो इस पॉइंट पे आपको X4 अवेलेबल होगा और आप इस पॉइंट से X4 इस मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 12 का ऑफसेट कहाँ पे डाला गया है? ये 12 का जो ऑफसेट है ये ALU यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। ये जो 12 और 0 का ऑफसेट है, लेकिन यहाँ पे इस और हमें वो चाहिए भी नहीं, ऑफसेट से हमें कोई गर्ज नहीं है। डिपेंडेंस हमारी X1 पे है, डिपेंडेंस हमारी X1 पे है, हमें वो चाहिए भी नहीं। ऑफसेट्स हमारे ये ALU की सेकंड इनपुट पे अवेलेबल है। हम इस वक्त यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंस को रिजॉल्व करें। यहाँ पे ऑफसेट्स को हमने कैसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया था, ये हमने जब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था। तो याद रखें ऑफसेट जो है वो साइन एक्सटेंशन के बाद आपके प्रोग्राम काउंटर में ऐड होता है और फिर एड्रेस कैलकुलेट होता है और फिर आपका नया प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता है। ठीक है, एड्रेस के केस में भी यही है और डेटा मेमोरी के केस में भी यही है, प्रोग्राम काउंटर के केस में भी यही है, और अगर आपने मेमोरी को एक्सेस करना है तब भी यही है। तो हमारी ऑफसेट के केस में हमारी डिपेंडेंस नहीं है, हमारी डिपेंडेंस X1 पे और हमने X1 को रिजॉल्व किया है। आप ये कह सकते हैं कि ALU की सेकंड इनपुट पे ऑफसेट्स अवेलेबल हैं, साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट्स जो हैं ये आपकी सेकंड इनपुट पे अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ओके ओके गुड। ओके जी, अब एक और कोड देखते हैं और हम ये देखेंगे जो मर्जी हमने इस कोड के लिए और प्रीवियस कोड के लिए दोनों को हमने विदाउट स्टॉलिंग फॉरवर्डिंग टेक्निक से हमने एग्जीक्यूट कर लिया और इसमें हमारा कोई भी क्लॉक साइकिल डेसिपेट नहीं हुआ, ज़ाया नहीं हुआ। ओके जी, जस्ट 1 मिनट आप होल्ड करें, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके जी, अब हम एक नया कोड देखते हैं और हम इस कोड में देखेंगे कि भाई फॉरवर्डिंग से डेटा हैजर्ड हैंडल नहीं होगा इस कोड के लिए। ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है, अगेन ये आपके सामने गिवन है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड किए, लोड इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है जी, मेमोरी में X2 में जो भी वैल्यू है उसमें आप 0 का ऑफसेट देंगे और आप X1 में आपने मेमोरी से वैल्यू उठा के X1 में स्टोर करनी है और ये X1 की वैल्यू 5th साइकिल में अवेलेबल होगी, जबकि सब्ट्रैक्शन और X1 पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सब्ट्रैक्शन को X1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम फॉरवर्डिंग क्यों नहीं करें? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे फॉरवर्डिंग क्यों नहीं हो रही? इस केस के लिए जब हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोड, सेकंड इंस्ट्रक्शन इज सब्ट्रैक्शन, तो लोड का रिजल्ट जो है वो 5th साइकिल में अवेलेबल होगा। इन अदर वर्ड्स इस पाइपलाइन रजिस्टर के ऊपर अवेलेबल है रिजल्ट, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ से फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे? जी आप में से कौन मुझे बताएगा?
सर ये पहले कर चुके हैं। क्या पहले कर चुके हैं? जी बेटा, क्या पहले कर चुके हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ जी। आपकी फर्स्ट, ये आपकी कोड है, ये आपकी पाइपलाइन है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। और इस लोड में ये हो रहा है, इस मेमोरी एड्रेस से आपने वैल्यू को पिक करना है और x1 में स्टोर करना है। ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट लोड की इंस्ट्रक्शन है और फिफ्थ साइकिल में ये x1 की वैल्यू आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की है और सब्ट्रैक्शन इस x1 पे डिपेंडेंट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ALU की इनपुट पे अगर हम फॉरवर्डिंग यूज करें तो हमें यहाँ से हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, हम यहाँ पे फॉरवर्डिंग क्यों नहीं कर पा रहे? सर अभी क्योंकि x1 को वैल्यू असाइन नहीं हुई है तो उसको मतलब वो किस तरीके से देगा अगर x1 को भी कोई अच्छा, x1 को वैल्यू असाइन, गुड x1 की वैल्यू असाइन क्यों नहीं हुई? सर ALU ऑपरेशन नहीं है सर। गुड, ALU नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। रीजन, ये ALU एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है, x1 की वैल्यू उसको नहीं पता। यहाँ ALU का एड्रेस अवेलेबल है, तो हमें वो नहीं, हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें x1 की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हमें इस पाइपलाइन रजिस्टर पे अवेलेबल है और उस वैल्यू ने फिफ्थ साइकिल में राइट होना है इस रजिस्टर x1 में। तो एक तरीका तो ये कि हम यहाँ से पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दें। बाकी इस एंड और के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रजिस्टर से यहाँ पे इनपुट पे चला जाएगा। और जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीड और राइट हाफ जो है वो डिफरेंट है। प्रॉब्लम हमें इस इंस्ट्रक्शन में, और इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस रजिस्टर से बैकवर्ड पीछे फॉरवर्ड कर दें? जी ये पॉसिबल है? सर नहीं है पॉसिबल। यस, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इसके लिए टाइम मशीन चाहिए होगी। ठीक है जी, हमें इसके लिए टाइम मशीन चाहिए होगी और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और आजकल के कंप्यूटर्स में भी ये बैकवर्ड फॉरवर्डिंग जो है ना, बैकवर्ड फॉरवर्डिंग ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे हम स्टॉल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे स्टॉल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और एक क्लॉक साइकिल ज़ाया होगा, ठीक है। तो स्टॉल्स को हम आगे फर्दर डेप्थ में देखते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो जी इंटरलॉकिंग क्या होती है? डिटेक्शन ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर टू गारंटी करेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। इंटरलॉकिंग आपको गारंटी प्रोवाइड करती है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है वो करेक्ट ऑर्डर में हो रही है, ठीक है जी। और डिपेंडेंस को डिटेक्ट कर रही है। अब ये जो इंटरलॉकिंग है ये हार्डवेयर बेस्ड भी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी है। हार्डवेयर बेस्ड ये नॉर्मली इंटरलॉकिंग जो है, जो पाइपलाइन में जो इंटरलॉकिंग है इनका हम पाइपलाइन इंटरलॉक बोल रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर है ये कंपाइलर्स बेसिकली इस इंटरलॉकिंग को हैंडल करते हैं। ये जो हैजर्ड्स हैं ये कंपाइलर्स भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए आप हार्डवेयर भी बना सकते हैं और जिसे हम आगे अभी देखने भी जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पाइपलाइन हैजर्ड्स, ये जो हैजर्ड्स हैं ये कंपाइलर्स भी इसे हैंडल करते हैं और हार्डवेयर भी हैंडल करते हैं, ठीक है जी। पाइपलाइन इंटरलॉक डिटेक्ट्स अ हैजर्ड एंड स्टॉल्स द पाइपलाइन। पाइपलाइन इंटरलॉक का काम क्या है जी? इसने हैजर्ड को डिटेक्ट करना है। वंस हैजर्ड इज डिटेक्टेड इट विल स्टॉल द पाइपलाइन, ठीक है जी, ताकि आपकी पाइपलाइन जो है वो क्लियर हो जाए, उसमें जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो और फिर आपकी पाइपलाइन क्लियर हो जाए, ठीक है। पाइपलाइन इंटरलॉक इंट्रोड्यूसेस अ स्टॉल और बबल, ठीक है। ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, स्टॉल और बबल, इन केस ऑफ अ हैजर्ड। लेंथ ऑफ अ सिंगल बबल इज 1 क्लॉक साइकिल। ये स्टॉल और बबल की जो लेंथ है वो 1 क्लॉक साइकिल की है। आप में से शायद खदीजा ने मुझे आंसर किया था सर पाइपलाइन को पुश कर दें, 2 क्लॉक साइकिल ज़ाया होने थे। तो बेसिकली हम उस केस में 2 बबल्स अपनी पाइपलाइन में इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है जी। और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में, जो हमने वो एक एक्सप्रेशन देखा था, CPI फॉर द स्टॉल इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस बाय द लेंथ ऑफ द स्टॉल, ठीक है। हमने देखा था जो स्टॉल्स की वजह से पाइपलाइन जो साइकिल्स कंज्यूम हो रहे हैं उनकी वजह से आपकी CPI जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बबल्स क्या हैं जी? ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये बबल है
इसको इस तरह इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है बबल्स की, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, राइट। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो रेफरेंस बुक है वहां पे आपको इस तरह की डायग्राम्स नजर आ जाएंगी, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ये डायग्राम आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये बबल्स आप इंट्रोड्यूस कर दें तो ये जो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, ये एक क्लॉक साइकिल बाद में जो पुश हुई है, ये डिले हुई है, ये एक क्लॉक साइकिल और डिले हो गई। और इस सिनेरियो में ये हुआ कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे, जो पहले हम देख रहे थे कि बैकवर्ड हमें फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, वो रिजल्ट हमें इस ALU के इनपुट पे अवेलेबल है। तो ये डिपेंडेंस जो है वो रिजॉल्व होगी। हमने एक स्टॉल करके एक बबल इंसर्ट किया और उस बबल की वजह से ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, एक क्लॉक साइकिल डिले हुई, और अब ये जो रिजल्ट्स हैं X1 की जो वैल्यू है वो इस पाइपलाइन रजिस्टर से हमें अवेलेबल है, ठीक है। और ये बाकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो रिजॉल्व होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए हमें एक बबल इंसर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? इसी सिनेरियो को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते। यस सर क्वेश्चन है, हमने ये जो सारी तरीका का किया है जिससे हम एक साइकिल बचा सके, तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी हैव पुट। तो नॉर्मल फंक्शनिंग में व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग अ कोड, तो हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर डूइंग दिस? ये पाइपलाइन जो आपका आप ये जो आपके पाइपलाइन है ना, इसका एक डेटा पाथ है, कंट्रोलर है, तो ये कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोलर हैंडल कर रहा है। पीछे मैंने एक डिस्कस भी किया था, कंट्रोल लॉजिक ये सब काम कर रहा है। ये बबल इंसर्ट कंट्रोल लॉजिक जो है वो आपका ये बबल्स हैंडल करेगा। पाइपलाइन का एक पूरा लॉजिक होगा, कंट्रोल लॉजिक होगा जो ये सारी चीजें हैंडल कर रहा है, ठीक है। सर जो बबल इंसर्ट करना वो एक चीज है, और जो ये स्मार्ट लॉजिक लगाने की, यू कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द आउटपुट ऑफ दिस ALU एंड देन टुवर्ड द installing, सर ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट काम ही, एंड दिस विल बी आल्सो हैंडल्ड बाय दैट कंट्रोलर। नहीं, मुझे आपकी आखिरी बात समझ नहीं आई। सर मैंने कहा ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट काम है ना। एक तो बात है कि स्टॉलिंग आपको समझ आ रही कि स्टॉलिंग यहाँ पे होनी है, इट कैन नॉट प्रोसेस लाइक दैट, दिस इज मोर, लेकिन ये इंटेलिजेंट चॉइस है व्हेन यू से कि हाउ यू कैन अवॉइड इट। तो यहाँ पे हमने इसे अवॉइड तो नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास स्टॉल तो है, यहाँ पे हमें स्टॉल एक फेस करना पड़ेगा हर सूरत में। एक को हम अवॉइड कर, एक स्टॉल को हम अवॉइड करते हैं। यस, यहाँ पे हमें एक स्टॉल नहीं, यहाँ पे एक ही स्टॉल है, हमने उसी को अवॉइड यहाँ पे स्टॉल हुआ और हमने एक बबल क्रिएट किया और फिर बाकी डिपेंडेंसी सॉल्व होगी। सर ये जो हमारी सेकंड इंस्ट्रक्शन थी जिसमें हमें इशू था, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन जी सर, जो सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन थी, इसके अंदर अगर हम फॉरवर्डिंग करते थे तो हमें 2 क्लॉक साइकिल जाया करने पड़ते, लेकिन हमने 1 क्लॉक साइकिल जाया करते हुए उसको कर दिया, यही है ना? यस जी ज्यादा बेहतर है जी सर। तो क्योंकि सर हम पीछे हमारी, ये हम बैकवर्ड फॉरवर्डिंग कर नहीं सकते। जी सर। ऐसे जो हमारी एफर्ट्स हैं जिसमें हमने स्मार्ट कैलकुलेशन किए कि हाउ वी कैन सेव 1 साइकिल, सर वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट जितनी स्मार्ट एक चॉइस है, एंड आई वाज जस्ट क्यूरियस इफ द कंट्रोलर कैन हैंडल। जिसने इजाद किया अगर वो जिंदा है तो उसको जाके आप ईमेल कर दें कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, कि वो मर गया तो उसके लिए कुछ, खैर पता नहीं, अब मुसलमान तो नहीं होगा वो, ठीक है। सर मेरे कहने का मतलब है कि ह्यूमनली इट्स मोर पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, बट फॉर द कंट्रोलर उसके अंदर इस तरह की एक प्रोग्राम राइट किया जाए, उसे इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाए, दैट इज यस आपकी कंट्रोलर आपको बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं है। लेकिन अगेन अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़े हुए हैं तो आप अपने ह्यूमनली आप उसे एक आपका जो टास्क है आप उसे प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो ट्रांसलेट होके उसे परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इवन हार्ड भी नहीं है, सिंपल सा काम है, सिंपल लॉजिक है। जी सर, मेरा स्टॉल इज डिटेक्टेड, ये पाइपलाइन इंटरलॉक जो है ना, इसने पहले यही कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, वंस डिटेक्टेड देन जस्ट हैंडल इट, ठीक है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट, ये तब डिसीजन मेकिंग हो रही है, और आइदर इट्स हैपनिंग व्हेन द होल इंस्ट्रक्शंस आर ये पाइपलाइन इंटरलॉक यही कर, ठीक है। ये पूरा हार्डवेयर है, पाइपलाइन इंटरलॉक पूरा हार्डवेयर है, और ये
अगेन सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं जो कंपाइलर्स हैंडल भी कर सकते हैं। तो सर ये लेकिन हार्डवेयर लेवल पे ये पाइपलाइन इंटरलॉक फुल हार्डवेयर है। यस सर कहने का मतलब ये डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले एग्जीक्यूशन या एज द टाइम गोज आप उस तरह से? ये डिसीजन कब होगी? जी सर, ये एक क्लॉक साइकिल के अंदर होनी चाहिए। नहीं सर, डिसीजन टू डू दिस आपको स्मार्ट। पता है बड़ी अच्छी बात है, आप एमएस स्टूडेंट है ना, वेरी गुड। मैंने आज एमएस वालों को एक असाइनमेंट भी देनी थी, गुड, और ये इसी से रिलेटेड है, आप फिक्र ना करें। लेकिन एनीवेज ये डिसीजन एक क्लॉक साइकिल के अंदर होना चाहिए। जी सर, ठीक है, अब हम आगे चलें। जी सर, श्योर। ओके जी, मैंने कहा कोई और की सिनेरियो को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में ज्यादातर ये डायग्राम्स यूज हुई है। उसमें जो ये जो टेबल है, इसके जो ऊपर है ना, ऊपर वाला जो 4 रोज हैं, ये विदाउट स्टॉप, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, सॉरी, जो लोअर 4 रोज हैं, इसमें ये स्टॉल्स इस तरह रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप लोग और करें ये, ठीक है, तो ये मेमोरी के नीचे स्टॉल आपने अपने इंस्ट्रक्शंस के इन फेजेस को डिले करें। दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपकी बुक में ज्यादातर ये इस तरह यूज हुआ हुआ है, और जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें इस तरह ज्यादा यूज किया हुआ है। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो आप इस तरह भी अपने डायग्राम को इस डायग्राम को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अपर पोर्शन है ये विदाउट, बेसिकली वो इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिनेरियो को। जो लोअर 4 रोज हैं वो इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें। ब्रांच हैजर्ड्स की बात करते हैं। डेटा हैजर्ड्स को तो हमने देख लिया। ब्रांच हैजर्ड्स के अंदर क्या है जी, ब्रांच हैजर्ड्स कैन कॉज ग्रेटर परफॉर्मेंस लॉस देन डू डेटा हैजर्ड्स। यस, आपको ब्रांच में नहीं पता कि जब अगर इफ कंडीशन इज ट्रू, आपका प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे जाएगा। व्हेन ब्रांच इज एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम काउंटर when branch is executed, either it is true or false. ठीक है, if it is false, branch untaken, आपका प्रोग्राम काउंटर सिंपल इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 4। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है और आपने टेकन ब्रांच किया, ये अगेन ये याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पे ट्रू फॉल्स की टर्म्स नहीं यूज हो रही। हम पाइपलाइन के केस में ये टर्म यूज कर रहे हैं, ब्रांच टेकन और ब्रांच अनटेकन। ठीक है, इफ ब्रांच इज अनटेकन, आपका प्रोग्राम काउंटर सिंपली 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है। इफ ब्रांच इज टेकन, आपका प्रोग्राम काउंटर इफेक्टिव एड्रेस जो जिस पे आपने जंप करना है, वो उस वैल्यू से प्रोग्राम काउंटर आपका अपडेट हो रहा है। ठीक है जी, इफ इंस्ट्रक्शन इज टेकन ब्रांच, देन प्रोग्राम काउंटर यूजुअली नॉट चेंज अंटिल द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है जी, इफ इंस्ट्रक्शन इज टेकन, ठीक है जी, ये जो इंस्ट्रक्शन अगर आपकी ट्रू है, आपने जंप करना है और आपका यस सर ये अनटेकन ब्रांच का क्या मतलब है? अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म्स में देखें, जो आपने अब तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी और आपको जंप नहीं करना। जो आपने असेंबली में कोड लिखा हुआ है ना, आप जंप करते हैं किसी एड्रेस पे, तो अनटेकन का मतलब ये है कि आप जंप नहीं कर रहे, बल्कि नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर हो गया, या कुछ और पूछना चाह रही हैं? कुछ और एग्जांपल दूं आपको? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, ये अनटेकन का मतलब है कि आपने जंप नहीं करनी। टेकन का मतलब आप जंप करेंगे और किसी इफेक्टिव एड्रेस के ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है जी, और अगर आपने जंप करनी ही है, तो ये जो इफेक्टिव एड्रेस है ना, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल से पहले आपको नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल से पहले चेंज नहीं होगा, उसके एंड पे जाके कहीं होगा। ठीक है जी, तो ब्रांच हैजर्ड्स को हमने कैसे हैंडल करना है, उसकी सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन का जो फेच पार्ट है उसको रीडू कर दें, 2 दफा फेच कर लें। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, ये जो इंस्ट्रक्शंस डिकोड होती हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डिकोडिंग का पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, वो सेकंड साइकिल में होता है। फर्स्ट साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच होती है, सेकंड साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, और तब आप नहीं जान सकते कि आपकी इंस्ट्रक्शन ब्रांच है या अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, क्या है,
जब अनलेस आप इंस्ट्रक्शन डिकोड, ठीक है जी। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन डिकोड साइकिल जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच, तो आपके पास उसका एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये करें, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना जो आपने फेच करनी है, आपने यहाँ पे फेच करना था, आपने उससे दोबारा फेच कर लेना है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, इफ साइकिल इज एसेंशियल, सॉरी ये बेसिकली जो इफ साइकिल है, ये जो रीडू द फेच है, ये बेसिकली स्टॉल ही है, ये साइकिल डेसी है। तो इफ ब्रांच इज अनटेकन होगा ये, अगर आपकी ब्रांच होगी वो अनटेकन होगी, तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो ये वाला होना चाहिए अनटेकन के केस में। तो ये आपको एक साइकिल जो है आपका जाया जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन जाया जाएगा, और आपका क्या कहते हैं ये इस ये जो जाया जाने का एक साइकिल है ना, जो आपकी इंस्ट्रक्शन जाया गई है, जाया नहीं गई, बेसिकली जो एक साइकिल आपको आपके होने वाली चीज़ है ना, ये पेनल्टी है। और हमारा मकसद यही है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं इनको आप मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे आपने किया ये सिंपल रीडू द फेच, लेकिन अगर आपकी ब्रांच जो है वो अनटेकन है तो आपने ब्रांच को नहीं करना था, बल्कि आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना था। लेकिन आपने ब्रांच इंस्ट्रक्शन को जो आप इसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, आपने ब्रांच इंस्ट्रक्शन आपने if part is true then आप if part का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर if फेल हो जाता है तो आप else का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन जिसने कंसीडर ये कर रहा है कि वो डेट इज टेकन दिस में, और वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन टेकन बाय टेकन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फर्स्ट। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। ओके एक मिनट जी, मैं इसको दोबारा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जी कुछ बेहतर हुआ? हेलो सर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ओके तो खैर बेहतर ही रहे। तो जनाब हमने ना एक हमारी एक ब्रांच अगर हमारी इफ साइकिल है, जो इफ साइकिल हमने इसे रीडू किया है, इसकी वजह से हमारी एक साइकिल जो वो अनटेकन है, उस केस में हमें एक पेनल्टी हमें फेस करनी पड़ी है एक सिंगल साइकिल की, ठीक है। तो हमारा पर्पस ये है कि ब्रांच हैजर्ड्स के अंदर आपकी जो पेनल्टीज हैं वो मिनिमम हो। तो सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड, इन अदर वर्ड्स कंपाइल टाइम, जब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर की, तो बेसिकली कंपाइल टाइम कंपाइलर्स के अंदर ये काम हो रहा है। इसमें 4 टेक्निक्स आपकी सिंपल सी अवेलेबल हैं, फ्रीज और फ्लश। सर जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसमें आपने दो दफा फेच किया, इसके क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ है आपके ये जो इंस्ट्रक्शन डिकोड पे आपको ब्रांच का पता चल गया ना कि भाई ये हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच का इंस्ट्रक्शन का पता चला, तो तब भी आपने 2 दफा इफ किया। उसकी रीजन ये है कि ब्रांच में दो, नंबर 1 आपने पहले ये देखना होता है ब्रांच आइदर टेकन है और टेकन और अनटेकन के बाद आपके पास इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो पे आप ये चाह के बजाय कि आप वेट करें और इफेक्टिव एड्रेस का, क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होना है, आप वेट करें, आपको समझें। अजम्पशन है हमारी यहाँ पे, अजम्पशन ये है कि ब्रांच इज टेकन, ठीक है। और ब्रांच के अंदर जो जंप के पॉइंट पे जो इंस्ट्रक्शन जो कोड है ना, आपको असेंबली का कोड याद होगा, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन फिर के अंदर एक लेबल होता है एड्रेस का, उस लेबल पे करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एजम्पशन ये है कि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करें 2 दफा, ताकि आपका टाइम वेस्ट, आपकी इंस्ट्रक्शंस आती जाएं। लेकिन अगर आपकी ब्रांच जो है वो अनटेकन है, अनटेकन के केस में आपकी ये जो आपने डबल इफ किया है या आपका जाया चला जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक सिंगल साइकिल की आपकी ब्रांच पेनल्टी है।
इसको अच्छा सा वेट कर लें, अभी आपको आगे जाके मैं दिखाता हूँ। फ्रीज और फ्लश में ये हो रहा है होल्डिंग और डिलीटिंग एनी इंस्ट्रक्शन आफ्टर द ब्रांच अंटिल द ब्रांच डेस्टिनेशन इज नोन। ब्रांच डेस्टिनेशन का मतलब ये इफेक्टिव एड्रेस इज नोन, ठीक है। तो आप अपनी सॉरी यहाँ पे मैंने फ्रीज लिखना चाहिए था, मैंने फ्री लिख दिया, ये गलती है, ये फ्री है, फ्री नहीं है, फ्रीज है। जब आप ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड पार्ट में अगर आप देखें कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, आप अपनी पाइपलाइन को फ्रीज कर देते हैं और उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस फेच की हैं उसको आप फ्लश भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं या फ्लश कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, हमें फायदा क्या हुआ है, वो आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड टेक्निक है प्रिडिक्टेड अनटेकन। थर्ड टेक्निक है प्रिडिक्टेड टेकन। यहाँ प्रिडिक्शन का वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे एमएस के स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट आने वाली है, ठीक है जी। ये सेकंड टेक्निक है प्रिडिक्टेड अनटेकन। इसका मतलब ये है आपकी एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पहले मैं ये ऊपर वाले पार्ट को दिखा रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन डिकोड में हमें ये पता चलेगा कि आपकी इंस्ट्रक्शन आइदर ब्रांच या कोई और इंस्ट्रक्शन है, किसी और टाइप की इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक लॉजिकल, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन डिकोड पे जब हमें पता चलेगा ना ये ब्रांच है, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, हमारी प्रिडिक्शन ये होगी कि हमारी जो ब्रांच है वो हमेशा अनटेकन होगी। हमारी प्रिडिक्शन है, हमारी प्रिडिक्शन ये है कि हमारी ब्रांच जो है वो अनटेकन है। अनटेकन का मतलब ये है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन से जो आगे के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फेच करते जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बॉटम पे देखें, बॉटम पे देखें, आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है आपने उसे कहा कि ये ब्रांच है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, उसे डिकोड किया। यहाँ पे अगर आपने अनटेकन किया और आपने अनटेकन किया था और एक्चुअली भी वो अनटेकन ही हुई, तो आपकी पाइपलाइन इस तरह एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिडिक्ट किया, अनटेकन, एक्चुअली दो बातें हैं, प्रिडिक्शन और एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली भी वो अनटेकन ही हुई, तो आपका ये ऊपर वाला टेबल है उस तरह आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रांच इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, प्रिडिक्शन अगर आपकी गलत बॉटम में रिप्रेजेंट की हुई है, तब क्या होगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन थी, आपने प्रिडिक्ट किया अनटेकन, लेकिन एक्चुअली जब आपकी कंडीशन चेक हुई एग्जीक्यूशन पार्ट में और आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो गया, तो आपको पता चला एक्चुअली ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो टेकन है। आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग साबित हुई। आपकी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने फेच की थी, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपने फेच की थी, ये जाया चली जाए, ठीक है। ये आपकी जाया चली जाएगी, ये आपकी पेनल्टी होगी। और फिर आप बजाय इसके कि आप नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को फेच करते, क्योंकि आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन टेकन है, आपने ब्रांच के अंदर जो जंप के बाद जो कोड है ब्रांच टारगेट्स, आपने उनको फेच करना शुरू किया और उनको एग्जीक्यूट। तो इस सिनेरियो में प्रिडिक्टेड अनटेकन के केस में आपको एक सिंगल साइकिल की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। आप इस केस में अपने फेचिंग को फिर ब्रांच की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टेकन ब्रांच की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप एग्जीक्यूट करना शुरू करें। ऊपर वाले में आपकी अगर ब्रांच अनटेकन है, आपने प्रिडिक्ट भी अनटेकन किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपने इस सिनेरियो में प्रिडिक्ट किया हुआ है कि आपकी ब्रांच अनटेकन है, लेकिन अगर एक्चुअली वो टेकन हो जाए, तो उस केस में आप इंस्ट्रक्शंस फेचिंग ब्रांच जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फेच होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ। सर ये वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन शुरू में आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी जब आपने ये शुरू किया था ब्रांच हैजर्ड्स। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये मतलब किस तरह हैजर्ड कॉज करिए। जैसे डाटा हैजर्ड हमें समझ आ गया कि वो आप ऐसी वैल्यू फेच करें जो कि अभी तक आई ही नहीं है, लेकिन ब्रांच के केस में मुझे समझ नहीं। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ना बॉटम पे देखें इस टेबल के, फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, राइट, बिल्कुल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है,
और ये इंस्ट्रक्शन डिकोड में हमें ये पता चला है कि जनाब ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब आ जाती है तो हमारे पास ब्रांच इफ एल्स में क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, उनमें से किसी एक ने एग्जीक्यूट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पाइपलाइन आपके पास ना होती तो इस राइट बैक के बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ना, ठीक है। लेकिन चूंकि आपकी इंस्ट्रक्शन हर एक इस पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट होना है, तो इस इंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट फिफ्थ साइकिल में होना है, लेकिन डिकोडिंग में हमें पता चल गया कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच है, जिसमें थर्ड साइकिल में हमें पता चलता है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी। इन केस कि अगर आपकी ब्रांच अनटेकन है तो वो 4 से इंक्रीमेंट होगी, अगर टेकन है तो इफेक्टिव एड्रेस से वो अपडेट होगी। अब यहाँ पे हैजर्ड कैसे हुआ है, आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हैजर्ड कैसे है। हैजर्ड ये इस तरह है कि हमें इस एग्जीक्यूशन से पहले मालूम ही नहीं है। अगर हम ऊपर वाले टेबल में देखें, या बल्कि नीचे ही रहें आप, यहाँ पे देखें, हमें इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन के में हमें मालूम ही नहीं है कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ब्रांच की एग्जीक्यूट करनी है या सीक्वेंशियल कोड हमने एग्जीक्यूट करना है। इफ एल्स में दो पार्ट्स हैं, हमें नहीं पता हमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, हमें ये वाला एग्जीक्यूट करना है या ब्रांच का कोड एग्जीक्यूट करना है, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता चल गया कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करना है या एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करना है। ये चीज ब्रांच हैजर्ड क्रिएट करी है। तो हमारी प्रिडिक्शन थी इस केस में कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ब्रांच इज अनटेकन। एक्चुअली जब कोड एग्जीक्यूट होगा और आपकी ब्रांच एक्चुअली अनटेकन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते गए। लेकिन अगर आपने प्रिडिक्ट किया कि आपकी ब्रांच अनटेकन है, लेकिन एक्चुअली जब वो टेस्ट हुई वो टेकन हुई, तो आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन फेच की हुई थी। आपने इंस्ट्रक्शन i+1 फेच की हुई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन i+1, लेकिन एक्चुअली आपको एग्जीक्यूट कौन सी करनी है, आपने क्योंकि ब्रांच ट्रू हो चुकी है, टेकन हो चुकी है, आपको ब्रांच टारगेट को एग्जीक्यूट करना है। तो ये इस इंस्ट्रक्शन ने हैजर्ड क्रिएट किया। ये एक हैजर्ड है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करना है या एल्स का। तो यहाँ पे इस वजह से हमारी ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जाया जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर, आई गॉट यू, थैंक यू। वेलकम, गुड। ओके जी, यहाँ पे हमारा पार्ट था कि हमारे प्रिडिक्टेड किया अनटेकन, इससे हमारा एक साइकिल जाया हो रहा है। लेकिन अगर हम अगेन, ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, मैंने प्रीवियस डायग्राम को कुछ अपडेट करने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, राइट? ये वाली मैंने प्रीवियस डायग्राम को कुछ अपडेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आप प्रिडिक्ट करें कि आपकी हर ब्रांच जो है वो टेकन है। प्रीवियस में हम अनटेकन कर रहे थे, यहाँ पे हमारी असम्पशन है कि हर ब्रांच जो है वो टेकन है, ठीक है जी। तो अगर आप ये बॉटम पे जो टेबल है, अगर आप प्रिडिक्ट करें आपकी हर ब्रांच टेकन है और एक्चुअली भी वो टेकन है, तो क्या होगा, आपका कोई साइकिल जाया नहीं जाएगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये इस केस में ये लाइन प्रेजेंट नहीं है। आपने आपकी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई, आपने प्रिडिक्ट किया इट इज टेकन, आपने उन्हीं ब्रांचेस को, ब्रांच टारगेट को फेच किया और आपका कोई साइकिल जाया नहीं गया। क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं टेकन, पॉसिबल है एक्चुअली जब वो एग्जीक्यूट हो तो वो अनटेकन हो। तो अनटेकन के केस में आपको ये पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने ब्रांच टारगेट को फेच किया था। एक्चुअली आपको इंस्ट्रक्शन i+1 फेच करनी चाहिए थी। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको एक पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड टेकन इज ऑलवेज बेटर देन प्रिडिक्टेड अनटेकन। आप में से, हमारे पास टाइम इस वक्त कम है, ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वेंसडे को आपसे पूछूंगा। आप लोगों ने जब आप इसको पढ़ेंगे भी घर जाके बाद में, तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर जरूर करना है कि वाई दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हमें फायदा एक जरूर हुआ है कि हमारा इन केस ऑफ टेकन हमने एक साइकिल को बचा लिया था, यहाँ पे हमारा जाया गया था, राइट। यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है, ये जो वाई का आंसर मुझे करना है कि वाई प्रिडिक्टेड इज बेटर देन अनप्रिडिक्टेड अनटेकन, ठीक है जी। वजह क्या है? दोनों एक मिलती जुलती, दोनों एक तकरीबन ऑलमोस्ट एक तरह काम कर रही है। एक में आप ये काम कर रहे हैं, अनटेकन में ये
काम करें कि आप i+1 को टेकन के केस में आप ब्रांच को फेच करें, ब्रांच टारगेट को पहले फेच करें, i+1 इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो आपने इसका मुझे आंसर करना है व्हाई प्रेडिक्टेड टेकन इज बेटर। ये आज नहीं करें क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं आपसे आज ही पूछता। आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, अब एमएस के स्टूडेंट्स और अंडरग्रेड के गौर से जरूर सुने, लेकिन एमएस के लिए एक असाइनमेंट है। ये प्रिडिक्शन हो कैसे जाती है, प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे प्रिडिक्शन कैसे हो रही है, हार्डवेयर प्रिडिक्शन कैसे कर रहा है, राइट। और ये अगेन ये प्रिडिक्शन जो है एक सिंगल क्लॉक साइकिल में होनी चाहिए। अगर आपने प्रिडिक्ट करना है तो काफी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि भाई प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप। तो ये प्रिडिक्शन जो है इट इज अ कंप्लीट फुल फ्लैज हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है, हार्डवेयर में भी प्रिडिक्शन हार्डवेयर में भी होती है। इसका पूरा हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर जो है एक सिंगल क्लॉक साइकिल में प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका वेदर ब्रांच इज टेकन और अनटेकन। एमएस के स्टूडेंट्स के लिए अब असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे इस वीक के एंड में या नेक्स्ट वीक के एंड में, सॉरी नेक्स्ट वीक आपको टाइम ज्यादा दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक के एंड में आप लोगों ने एक जर्नल पेपर सर्च करना है जिसमें ये प्रिडिक्टर्स जो हैं इस ये डिस्कस हुए हों और आप लोगों ने बाद में उन पे मुझे प्रेजेंटेशंस देनी है जो बाकी अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स होंगे। इस असाइनमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा बात करेंगे, टाइम बहुत कम है, मुझे थोड़ा सा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। लास्ट टेक्निक है डिलेड ब्रांच। इस डिलेड ब्रांच में ये कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप आंखें बंद करके टेकन और अनटेकन के केस में आप इंस्ट्रक्शंस को फेच करें, i+1 को फेच कर लें अनटेकन में और ब्रांच टारगेट को फेच कर दें इन केस ऑफ टेकन। आप ये करते हैं कि आपका एक ये जो एक लाइन का जो हमें प्रॉब्लम पड़ रहा है ना, एक सिंगल लाइन का जो इशू है, हमें जो पेनल्टी हमें आती है एक सिंगल लाइन की वजह से, हमारी प्रिडिक्शन गलत होने की वजह से सिंगल इंस्ट्रक्शन की जो पेनल्टी है, हम इस डिलेड ब्रांच के अंदर कुछ ये करते हैं कि अपने सीक्वेंशियल कोड का ना अपने असेंबली के कोड का एक एनालिसिस करते हैं और उसके इन दो लाइंस के दरमियान ना जहाँ पे ये पेनल्टी है, ये जो पेनल्टी है इन दो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके बाद जो हमें ये पेनल्टी हमें फेस करनी पड़ रही है, उस इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस ही कर देते हैं। बजाय इसे कि हम उसमें स्टॉल करें या हमारी इंस्ट्रक्शन की पेनल्टी हो, हम एक इंडिपेंडेंट से उठा के जिसको एग्जीक्यूट पहले करने का कोई फर्क ना पड़े, हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉटम में मैंने कोड लिखा हुआ है, आई गेस ये भी आपकी बुक में नहीं होगा। ये आप देखें ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों, सब्ट्रैक्शन आपकी x1 पे डिपेंडेंट है, एडिशन जो है वो x4 के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं, ये जो दरमियान में जो एक पेनल्टी हमें फेस करनी पड़ती है ना, अपने कोड का एनालिसिस करें। ये कंपाइल टाइम्स एनालिसिस आपके कंपाइलर्स परफॉर्म करते हैं और उसकी बेस पे ये डिलेड ब्रांच का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस लाइन पे जहाँ पे आपकी पेनल्टी आती है, वहां पे आप बजाय इसके कि आप अपना एक क्लॉक साइकिल जाया करें, अपनी एक जो इंडिपेंडेंट है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको उठा के आप यहाँ पे लेंगे तो ये जो पेनल्टीज है आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी है, यहाँ पे एक यूजफुल वर्क हो जाता है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ टेक्निक है डिलेड ब्रांच। यहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है उनको फेच, वो अपना काम कर लेगी क्योंकि इसकी डिपेंडेंस किसी और इंस्ट्रक्शन पे नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन की इन तीनों इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप डिलेड ब्रांच स्लॉट में अपनी एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर देंगे जिसको एग्जीक्यूट होने से फर्क पड़ेगा और आप एक क्लॉक साइकिल जाया होने से बच जाएगा। ठीक है जी। फार्मूला जो हमने पहले देखा था, तो ब्रांचेस की वजह से जो पेनल्टी हमें पड़ रही है और उसकी वजह से जो पाइपलाइन का स्पीड अप डिग्रेड हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली पाइपलाइन इंस्टॉल साइकिल्स फ्रॉम ब्रांचेस। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दफा के इफ एल्स हैं, कितनी दफा लूप्स हैं, कितनी दफा ब्रांच पेनल्टी, हमें ब्रांच पेनल्टी कितनी, हर पेनल्टी हमें कितनी फेस करनी ब्रांच। तो आपकी पाइपलाइन स्पीड अप का एक्सप्रेशन जो है वो आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की वजह से आपकी पाइपलाइन स्पीड जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। और हमने पहले भी कहा कि ब्रांचेस की वजह ज्यादा। ठीक है जी,
तो ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में ना, ये अगरचे मेरा आज टारगेट था हम इसे कर लें, ये जो प्रिडिक्शंस हैं इनकी 2 सिंपल टेक्निक्स, हम स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन और डायनामिक ब्रांच प्रिडिक्शंस ये हमें आज देखनी थी, हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगेन जो असाइनमेंट है, अगर आप एमएस के स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली आपको ये जो ब्रांच प्रिडिक्शन स्कीम्स हैं इन पे आपने रिसर्च पेपर्स ढूंढने और उनको आपने बाद में प्रेजेंट करना होगा। जहां तक क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है जो प्रिडिक्शन स्कीम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछिए। सर वो बता दें फ्री वाला जो इसका पहला मेथड था। कौन सा? सॉरी सर जिसमें फ्री इसके जो भी 3 मेथड पढ़े हैं उसमें एक फ्री भी था। यस, ये मैं आपको बताता चलूं, ये फ्री नहीं है, इट इज फ्रीज। ये मेरी गलती है, ये फ्रीज और फ्लश, ठीक है, ये फ्रीज लिखाना चाहिए था, मैंने यहाँ पे फ्री लिख दिया। दिस इज फ्रीज और फ्लश, राइट। तो इसमें आप ये करते हैं कि आप अपने यहाँ पे ब्रांच के केस में अपनी पाइपलाइन को फ्रीज कर देते हैं अनटिल आपको ब्रांच डेस्टिनेशन पता चल जाए और आपको पता चल जाए आइदर इट इज टेकन और अनटेकन। यहाँ पे आपकी पेनल्टी हमेशा होगी। प्रिडिक्टेड की वजह से आप अपनी पेनल्टीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है तो आपकी पेनल्टीज नहीं होंगी, प्रिडिक्शन रॉन्ग के केस में आपको पेनल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे आप अपनी पाइपलाइन को फ्रीज कर देते हैं और इस केस में आपको हमेशा पेनल्टी होगी, हमेशा पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो ब्रांच, ये जो आपका है ना, सॉरी, ये जो ब्रांच एड्रेस है ना, मेरे यहाँ पे नहीं, आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। जो ब्रांच एड्रेस है और जो उसका डिसीजन है वो एग्जीक्यूशन के अंदर हो रहा है। डिकोडिंग आपको पता चल जाएगी सेकंड साइकिल में कि ओके आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे फ्रीज कर देंगे कि ओके पहले मुझे पता चल जाए कि वेदर इट इज टेकन और अनटेकन, देन आई हैव टू प्रोसीड, ठीक है, तब आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा हमेशा पेनल्टी होगी। इस पेनल्टी को आपने रिड्यूस किया 2 टेक्निक से, ठीक है। ये दोनों टेक्निक से आपने पेनल्टी को रिड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी प्रिडिक्शन ठीक है तो आपको पेनल्टी नहीं आएगी, पेनल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। प्रिडिक्शन रॉन्ग के केस में करनी पड़ेगी। फर्स्ट में हमेशा आपको पेनल्टी होगी, लास्ट में आपको पेनल्टी नहीं है। यस मतलब फ्रीज करके आपने देखना है कि जो ब्रांच टेकन है कि अनटेकन है। यस, और फिर उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। यस, अनटिल ब्रांच डेस्टिनेशन इज नोन, ब्रांच डेस्टिनेशन इज नोन आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर टेकन और अनटेकन, तब तक आप अपनी फ्रीज करके रखेंगे और यहाँ पे हमेशा आपको पेनल्टी होगी। दरमियान की जो 2 टेक्निक्स हैं इनमें आपको पेनल्टी कम होगी जरूर, और सिर्फ तब होगी जब आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग है। लास्ट में आपकी प्रिडिक्शन, लास्ट जो टेक्निक है उसमें आपका एनालिसिस अगर अच्छा है और आपने इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को ढूंढ लिया है तो आपको पेनल्टी नहीं है। ये डिपेंड करता है इस लास्ट केस में कि आपको एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाए। अगर नहीं मिल रही तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रिडिक्शन देखेंगे, ब्रांच प्रिडिक्शन इंजन्स जो हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एमएस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई आपकी असाइनमेंट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आज का जो मैं मिस कर गया हूँ, यानी टाइम कम होने की वजह से। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है। जी पूछें। सर ये है कि एक इंस्ट्रक्शन, सर अगर हम वैसे देखें एक इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होने में 5 साइकिल लेती है, वो फिर पाइपलाइन में देखते हैं ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है, उससे ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है, तो 5 इंस्ट्रक्शन एक साथ चल रही हैं। लेकिन सर आपने अभी बताया कि ब्रांच प्रिडिक्शन गलत हो जाती है हमारी, तो सर जो हम ऐसी इंस्ट्रक्शन लेते हैं जो यानी कि इंडिपेंडेंट है, तो सर वो इंस्ट्रक्शन भी तो 5 साइकिल ही लेगी ना सर, उसमें एक साइकिल में कैसे उसको लेकिन उसे एक साइकिल में नहीं कंप्लीट करें, उसे पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट करें, हम उसको पाइपलाइन में इंसर्ट करें। यहाँ ब्रांच डिले इंस्ट्रक्शन उसका नाम है, ब्रांच डिले इंस्ट्रक्शन, हम उसको इस पाइपलाइन में इंसर्ट कर दिया, इसकी डिपेंडेंस नहीं है, कोई हैजर्ड क्रिएट नहीं होगा। हर साइकिल 5 साइकिल्स में हो रही है, लेकिन पाइप केस में वो आपकी स्पीड अप जो है वो 5 टाइम्स है, राइट। स्पीड अप पे गौर करें, स्पीड अप फैक्टर पे गौर करें। यहाँ पे पाइपलाइन के केस में भी कोई इंस्ट्रक्शन लेस देन 5 साइकिल्स में कंप्लीट नहीं हो रही है, उसका इफेक्टिवली सीपीआई रिड्यूस हुआ है। सही सर, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मैं आप लोगों को वेट कर रहा हूँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
सर आई डोंट अंडरस्टैंड, जो ब्रांच की हमारे डिसीजन मेकिंग है, आइडियली वो भी तो उसे भी एक क्लॉक साइकिल ही लेना चाहिए ना डिसीजन मेकिंग में। यह आइडियली नहीं, प्रैक्टिकली भी एक साइकिल में लेना चाहिए। जी सर। तो सर इसमें इतना बड़ा इशू ही क्यों है, वेयर वी हैव टू प्रेडिक्ट एंड नॉट प्रेडिक्ट दिस और दैट, जैसे वो डिसीजन ले। यस फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें अगर आपका इफ है और उसके अंदर एक सिंगल लाइन है और एल्स में मिलियन लाइंस हैं, तो आपका डिसीजन गलत होगा तो क्या होगा? सर हम डिसीजन कर ही क्यों रहे हैं, हम सिर्फ इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन लेके, जैसे ही वो हमें बताया कि यार फ्लैग क्या है, हाई हुआ है नहीं हुआ, और वो उस सिचुएशन पे जंप कर दे। व्हाई वी आर टेकिंग डिसीजंस बिफोर उसकी हाँ उसकी रीजन ये उसकी हम ये इसलिए डिसीजंस ले रहे हैं, हमें लेना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो डिसीजन है वो नेक्स्ट साइकिल में हो रहे हैं। सर जो हमारी इंस्ट्रक्शन है जिसमें ब्रांच की डिसीजन होती है, वो एक इंस्ट्रक्शन है ना, उसी इंस्ट्रक्शन के एंड पे एट द एंड डिसीजन में मिल जाएगा। एंड देन एंड पे नहीं मिलेगा, थर्ड साइकिल में मिल जाएगा। थर्ड साइकिल में मिल जाएगा। तो फिर क्या क्वेश्चन है आपका? सर थर्ड साइकिल में मिल जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी फिर हमें पता चल जाएगी ऑब्वियसली कि ब्रांच थी या अनब्रांच थी, तो फिर हमारी प्रेडिक्शन जरूरत क्यों है? क्योंकि हम एक साइकिल पहले काम करना चाह रहे हैं, हम एक साइकिल पहले वो काम करना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे पता, हमें सेकंड साइकिल में पता चला और हम यहाँ पे ही इसी सेकंड साइकिल में ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इट इज टेकन और अनटेकन। अदरवाइज हमें हर साइकिल में इस केस में जो फ्रीज और सिनेरियो है इट इज टेकन और अनटेकन, इसलिए हम कह रहे हैं हम एक साइकिल बचाना चाह रहे हैं अपना, बस सिंगल एक साइकिल नैनो सेकंड्स बचाते हैं हम। देखिए ये जिन्होंने कंप्यूटर बनाया ना, नैनो सेकंड्स तक की केयर, वक्त की कदर उनकी देखें, ठीक है, एक सिंगल साइकिल बचाना है उन्होंने, इसलिए हम पेनल्टी है वो ज्यादा है, इस बात से सिंगल साइकिल से ज्यादा है ना हमारी पेनल्टी। सॉरी दोबारा, हमारी जो पेनल्टी है अगर हमारा डिसीजन या हमारी प्रेडिक्शन गलत, उसकी पेनल्टी हमारी एक पेनल्टी है, एक सिंगल साइकिल, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की पेनल्टी है हमें। हाँ सर वो पेनल्टी हमें ज्यादा पड़ रही है और सिंगल साइकिल का लॉस कम नहीं है उससे, हम ऐसे ही डिसीजन मेकिंग दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये देखें, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, आप इसको यहाँ पे डिले करें, यहाँ पे एक पेनल्टी हो, साइकिल आपका हमेशा एक जाया जाएगा, यहाँ पे भी हमारा जाया जा रहा है, तो हम उस सिंगल साइकिल को भी हम बचाना चाह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेडिक्शन ठीक है तो हमारा वो साइकिल जाया होने से बच जाएगा। सर जहाँ पे आपने पेनल्टी को हाईलाइट किया हुआ है वहाँ पे तो 4 दफा आइडल लिखा हुआ है ना, तो वो 4 साइकिल्स से, तो पेनल्टी का मतलब 4 साइकिल्स की नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। ये आपकी इंस्ट्रक्शन I+1 एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आपकी जाया हुई है, आपकी ये वाला साइकिल जाया हुआ है, नेक्स्ट साइकिल में आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, आप इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक ही साइकिल हो गया। ओके यस ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन किसी का? वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, अटेंडेंस के बाद बहुत फ़र्क पड़ गया है, 42 स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन है, तो टाइम कम होने की वजह से आपकी अटेंडेंस आज नहीं मार्क कर सक रहा, तो आज ऑल प्रेजेंट होपफुली देख लूँगा मैं, ठीक है। आप ऑटोमेटिक अटेंडेंस तो आपकी हो गई है जो आपकी MS टीम्स पे होती है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अगेन आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, वाई प्रेडिक्टेड अनटेकन इज बेटर देन अनप्रेडिक्टेड और प्रेडिक्टेड अनटेकन, अंडर ग्रेड वालों ने मुझे आंसर करना है, और MS के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मैंने प्रेडिक्शन इंजन के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में उनको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उनको क्या करना है। प्रेडिक्शन इंजन जो हैं उनको अपने उन पे रिसर्च पेपर्स जो आपने ढूंढने हैं उन पे हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।